हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और नचिटेक गुरुकुलम से जुड़कर अपने एंशंट इंडिया की तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस क्लास में। यहाँ पर आप सभी मेरे साथ एंशंट इंडिया पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को इससे पहले मॉडर्न इंडिया करा चुकी हूँ। तो अभी आपकी एंशंट इंडिया की क्लास चल रही है। आज जो है टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसके पहला पार्ट जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, आपको बता दिया था सारी चीज़ें, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें जो है रह गई थी। तो मैंने कहा था कि ये वीडियो जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हम इसे दो भाग में बांट रहे हैं। तो जो आज आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये दूसरा पार्ट है स्टूडेंट। तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट स्किप कर दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले पार्ट को एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी समझ भी जरूरी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय विश्व की सबसे बड़ी और बहुत सुंदर सभ्यता जो है पनप रही थी। तो उसके बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। यह आपके लिए क्या होगा, बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, आप उसे लाइक भी करेंगे और अपनों के बीच में शेयर भी करेंगे। तो आज चूंकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने एक थोड़ा सा उसके बारे में क्या है, थोड़ी जानकारी आपको देना जरूरी है कि इससे पहले क्या क्या पढ़ा जा चुका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम के बारे में बताया था कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन अमूमन हम इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी पहली बार खोज 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी जी ने की थी। हड़प्पा के अवशेषों को खोज निकाला था। काल निर्धारण के हमने बारे में बात की थी, और माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो इसका डेट रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा आया है वह क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसके डेट्स जो है हम कहीं लेते हैं स्टूडेंट। और इसके जो अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के, वो पूरे लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें इसके पूर्व हड़प्पा की संस्कृति जो ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, प्रारंभिक हड़प्पा यानी हड़प्पा के शुरुआती लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। परिपक्व हड़प्पा यानी कि जो एडवांस हड़प्पन एज का जो जो उसकी क्या है, इसका मतलब उसकी विशेषताओं से है, उसकी विशेषताएं जो है हमें उभर के इसमें परिपक्व हड़प्पा में, मैच्योर हड़प्पन एज में दिखना शुरू हो जाएंगे। उत्तर हड़प्पा यानी कि जो लेटर जो हड़प्पा है, यानी कि इस समय हमें इसके क्या पतन जो है वो दृष्टि गोचर होते जाएंगे, इनके नगरों से उसकी विशेषताएं खोती जाएंगी। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। जम्मू से में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में जो है या कहाँ से आलमगीरपुर से लेकर के पश्चिम में जो है यशकुत कांगेडोर तक फैली हुई थी। तो ये भारत के में हम देखते हैं इसका ज्यादातर जो 80% संकेंद्रण है, इसका केंद्रन है जो है वह सरस्वती हाकरा नदी घाटी के बीच में मिलता है हमें। सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे, तो मैंने बताया कि जो भी उनका डीएनए वगैरह मिला है, जो उनके कपाल वगैरह हैं, उसका जो अवशेष हम लोगों ने, मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन सब ने मिलकर जो भी अन्वेषण किया, तो उसे पता है कि यहाँ पे मिश्रित प्रजाति थी, मगर माना जाता है बेसिकली कौन थे स्टूडेंट, भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को मैंने पिछले लेक्चर में पूरे विस्तार से बताया था कि इनकी हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे जो अद्वितीय विशेषता थी, इनका नगर नियोजन था और निकास प्रणाली थी, जल निकास प्रणाली थी स्टूडेंट। और मैंने बताया था कि इनकी जल पद्धति कैसी थी, और इसके अलावा जो है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानी थी कि इनकी सड़कें कैसी थी, इनकी नालियाँ कैसी थी, किस तरह से यह अपने समय की सभी समकालीन सभ्यताओं से ज़्यादा क्या थी, विशेष थी, क्योंकि इसकी विशेषताएं ऐसी थी, है ना। इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और मैंने बताया था कि इनके जो घर कैसे होते थे, इनके भवन कैसे थे, इनके मकान कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। राजनीतिक जीवन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि क्योंकि इनके बारे में हमें कोई एब्सोल्यूट मतलब पूरी जानकारी नहीं है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। कोई कहता है कि पुरोहित का शासन था, कोई कहता है वणिक वर्ग का शासन था, कोई कहता है कि डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही होगी, है ना। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया था कि मातृ पूजा करते थे, लेकिन हमें इसके अलावा भी जो है लिंग योनि इन सभी चीज़ों की जो पूजा जो है पद्धति देखने को मिलती है। देवताओं की भी पूजा होती थी, तो एक तरह से मिक्सअप था, है ना।
इनके सामाजिक जीवन के बारे में बात कर लिया था, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था कि किस तरह से हमें पहली बार स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ मिलता है, सूर्य उपासना से संबंधित था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम क्या बात करेंगे, अब हम आज इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट कोशिश कीजिए वीडियो को समझने की कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था हड़प्पा का। अगर हम बात करें तो हम देखते हैं यह जो अर्थव्यवस्था थी, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो हड़प्पा के लोग थे वह कृषि अधिशेष जो था, प्रोडक्शन तो कर रहे थे लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे थे, जिसके क्या करते थे वो ट्रेड करते थे स्टूडेंट। इसके अलावा पशुपालन करते थे, दस्तकारी में भी दक्ष थे ये लोग, और इनकी जो है आंतरिक और विदेशी व्यापार, इनकी जो समृद्धि थी वह हम देखते हैं कि यह व्यापार से जो है ये काफी समृद्ध थे। ये आंतरिक व्यापार भी करते थे और विदेशों के साथ भी क्या करते थे, इनका ट्रेड होता रहता था। कृषि जो है अगर हम बात करें, कृषि ये लोग कृषि कार्य भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है बाढ़ उतर जाने के बाद जो है नवंबर महीने में बाढ़ वाले मैदानों में क्या करते थे, बीज बो देते थे और फिर अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। सैंधव सभ्यता में कोई हमें फावड़ा नहीं मिला, जो आप जिससे क्या करते हैं कुदाल जिसे कहते हैं, फावड़ा वगैरह नहीं मिलता, फाल नहीं मिलता स्टूडेंट। लेकिन कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, जो कि हड़प्पा पूर्व की अवस्था से संबंधित है। यहाँ पर कूड़ो यानी हल रेखा से ज्ञात होता है, हमें कुछ रेखाएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में शायद लकड़ी के हल से कुछ कार्य किए जाते होंगे, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन हमें क्या मिलता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह है, उन लोगों ने वहां पर जब अन्वेषण किया तो उन्हें लगा कि नहीं ये जो है ये हल का साक्ष्य है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राजस्थान में ये चीजें हो रही थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, जैसा कि मैंने बताया। फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग किया जाता है। इस समय तक लोहा नहीं आया है। लोहा भारत में कब आता है, 1000 ईसा पूर्व आता है। कहाँ पर, एटा में जो है, एटा अभी आधुनिक टाइम में उसका नाम एटा है, वहां पर एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहीं पर सबसे पहले लोहे की फाइंडिंग हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में। तो अभी लोहा नहीं था, तो ये लोग किससे करते थे, अगर उनको फसल काटनी थी तो वो लोग पत्थर के औजार बनाते थे, उससे जो है वो अपनी फसलें काटते थे। 9 प्रकार के फसलों की पहचान हो पाई है कि इन लोग 9 प्रकार के फसलें खाते थे, जैसे कि चावल हो गया, ये कहाँ खाया जाता था, गुजरात राजस्थान में। गेहूं जो है इसकी 3 किस्म मिली है, जौ की 2 किस्म मिली है, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल। सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये लोग सारे इस तरह की फसलें खाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में जो है अनाज के हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े कोठार मिलते हैं, जहां पर ये लोग क्या करते थे, अनाजों को रखते थे। देखिए अनाज का, जब कृषि कार्य में तो ये अच्छे थे ही, दस्तकारी में भी अच्छे थे। तो जब कृषि में आप क्या करते, जब कृषि में आप प्रोडक्शन करते, तो आप अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो क्या करेंगे, उसे जो है अपनी ज़रूरत के लिए तो रख लेंगे और बाकी का क्या करेंगे, आप उसका ट्रेड करेंगे। तो हड़प्पा वासी उसका ट्रेड करते थे, इसीलिए हम देखते हैं कि ये समृद्ध भी थे, क्योंकि ट्रेड जो कर रहे थे उससे उनको फायदा हो रहा था, है ना। माना जाता है कि किसान, क्योंकि ऐसा जिस तरह से हड़प्पा का एक हमें जो एक क्या कहते हैं एक संरचना दिख रही है कि बहुत परिपक्व है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर ऐसी कोई केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था रही हो जो लोगों को चला रही हो। तो उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग थे, इस समय क्या है, मुद्रा वगैरह नहीं आई है, तो लोग राजस्व अगर देते होंगे, अगर रेवेन्यू देते होंगे, तो वो किस रूप में देते होंगे, अनाज के रूप में देते होंगे। सबसे पहले कपास उत्पन्न करने का श्रेय जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया। इसलिए यूनानियों ने इन्हें क्या कहा, सिंडोन कहा, जिसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है। सिंडोन कहा, यानी जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है, सिंधु नदी से हुई है, इसलिए इसको कई बार इंडस इंडस बोलते हैं, जो ये यूनानियों द्वारा दिया गया नाम था। पशुपालन की अगर हम बात करें तो हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर ये सभी पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति, अगर आपसे कह दिया जाए कि गाय की आकृति मिली हड़प्पा में, तो आप क्या कहेंगे, नहीं 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 मिली थी, मैडम ने हमें पढ़ाया था। कुबड़ वाला सार जरूर मिला है, इस संस्कृति में उसका विशेष महत्व था। घोड़े का अस्तित्व भी जो है हमें इसके भी अस्तित्व का संकेत मिलता है, वह भी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। लेकिन अगर हम कह दें कि घोड़े का आम प्रयोग हो रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर मिले हैं स्टूडेंट इसके फाइंडिंग, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या था, आम प्रचलन में था। लोथल में एक संदिग्ध मूर्ति टेरिकोटा मिला है घोड़े का, और राजस्थान से
अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये लोग तांबा कहाँ से लाते थे? तांबा जो है ये राजस्थान के खेतड़ी से, टीन का उत्पादन अफगानिस्तान आता था, सोना चांदी जो है यह अफगानिस्तान से, तांबा जो है रत्न है, ये सब जो है आभूषण ये दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे हड़प्पा में। इस काल में हम देखते हैं कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन हो चुका था। जो हमने पढ़ा था चारकोलिथिक एज में कि उन्होंने मृदभांड वगैरह बनाए स्टूडेंट, तो इस समय हम देखते हैं कि ये जो चाक था उसका काफी प्रचलन हो गया था। हड़प्पाई लोग के मृदभांडों की अपनी खास विशेषताएं होती थी। ये मृदभांड चिकने और चमकीले बनाए जाते थे। और हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के किसी भी बर्तन से लेख नहीं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा के बर्तन पे हमें क्या मिलते हैं? लेख भी मिलते हैं और मानवीय आकृतियां भी दिखाई देती हैं। आपको हमने पिछले क्लास में जो चारकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण काल बताया था, उसमें बताया था कि चाक का आविष्कार होता है, वहां से लोग मृदभांड बनाना शुरू करते हैं। वो रेड एंड ब्लैक पॉटरीज बनाते थे, उस पर कुछ जो है अपनी पेंटिंग्स वगैरह भी करते थे। तो हड़प्पा में ये चीजें क्या हो गई हैं? आम प्रचलन में आ चुकी थी। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जहाँ पे मोहनजोदड़ो में जहाँ पर प्लेन पॉटरीज बनाई जा रही है, वहीं हड़प्पा में जो है वहाँ पे चित्रकारी भी या उस पर कुछ ना कुछ लिखा भी जा रहा है। अगर इनके लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इनकी लिपि है। लिपि आपको भी नहीं समझ में आई है क्योंकि भारत के बहुत सारे विद्वानों को भी समझ में नहीं आई, दुनिया के विद्वानों को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से चित्रात्मक है ना, चित्रों के या संकेतों के आधार पर कुछ व्यक्त किया गया है, इसीलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका है स्टूडेंट। सो हम देखते हैं सिंधु लिपि में लगभग कितने 64 मूल चिन्ह हैं, जिसमें लगभग 250 से 400 अक्षर हमें मिलते हैं। यह सेल खड़ी की जो आयतकार मुहरें हैं उन पर मिली हैं, तांबे की गुरिकाओं पर मिली हैं। और लेखन प्रणाली जो है साधारणतः हम क्या देख रहे हैं? अक्षर सूचक है यानी चित्रात्मक है ना। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना हमें कब मिलता है? 1853 में मिला था। और 1923 तक जो है हमें क्या मिलता है? यह पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसे पढ़ा नहीं जा सका। अगर शायद पढ़ पाते तो हमें इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी रहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। ये कुछ ना कुछ बता तो रहे होंगे, लेकिन हम क्या है असक्षम है इनकी लिपि को पढ़ने में। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक यानी वही भाव प्रकट, इसको अब क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ बोलते हैं स्टूडेंट। इनकी लिखावट जो थी वह दाएं से बाएं ओर जाती थी। अभी हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? ये दाएं से बाएं ओर जाती थी स्टूडेंट। अधिकांश अभिलेख जो है मुद्राओं पर हमें मिले हैं, जो इनकी सीलें हैं। तो अगर सोच के देखिए, अगर हड़प्पा की लिपि अगर पढ़ दी जाती तो कितना अच्छा होता है ना। और शायद हमारे पास नॉलेज और होता उनके बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके धार्मिक विश्वास और उनकी कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, इन सब के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है इसमें कामयाबी हासिल नहीं की गई। बहुत विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सभी इसमें असफल रहे हैं, क्योंकि यह भावचित्रात्मक लिपि है। अब हम बात करते हैं, इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसमें बाट और माप भी है स्टूडेंट। इनकी मृदभांड है उनके बारे में हम बात करेंगे, मोहरों के बारे में बात करेंगे, और लघु मृद मूर्तियां यानी छोटी छोटी जो टेरिकोटाज होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाट माप जो है वह तौल की इकाई थी, और इसको माना जाता है कि 16 के अनुपात में थी। जैसे कि अगर 16 है तो 16 से आप कीजिएगा तो क्या होगा? 64, फिर 160, फिर 320, इस तरह से यह बढ़ती है। ये बाट धनाकार, वर्तुलाकार और बेलनाकार और शंक्वाकार आकृति के इनके बाट होते थे। बाट माप यानी तौलने की कुछ ना कुछ था, तो वो उस तरह से था कि हर तरह से आपको मिल जाएगा, घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार। अगर इनके मृदभांड की बात करें हम, तो हड़प्पा मृदभांडों पर आमतौर पर वृत्त या वृक्ष है ना, इसकी आकृति आपको मिलेगी। और कुछ जो इनके मुहर हैं उस पर मनुष्य की आकृति भी मिलती है। लाल पृष्ठभूमि पर काले रंग से इनके चित्र बनाए जाते थे, यानी रेड पॉटरीज पर काले रंग की चित्रकारी की करते थे। कौन? हड़प्पा वासी करते थे। मुहरों की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं इनकी मोहरें, और अब तक लगभग 2000 मोहरें जो हैं हमें मिल चुकी हैं। इनकी अधिकांश मोहरें जो हैं, लगभग 500 मोहरें जो हैं वह ज्यादातर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और अधिकांश जो इनकी मोहरें हैं उन पर हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है, छोटे छोटे लेख मिले हैं स्टूडेंट। और उसके साथ ही एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी, इन सभी की क्या है? आकृतियां मिलती हैं। मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग किसका किया गया? सेल खड़ी की मोहरें जो हैं इनके समय पे बनाई जाती थी। लघु मृद मूर्तियां के बारे में अगर हम बात करें
तो सिंध प्रदेश में भारी संख्या में हम देखते हैं आग में पकी मिट्टी के, आग में पकाई गई मिट्टी की क्या बनती थी, मूर्तियां बनती थी। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में शायद होता होगा। इसमें कुत्ता, भेड़, गाय, बैल, बंदर, इन सभी की आकृतियां हमें मिलती हैं। नर और नारी इन दोनों की मृण मूर्तियां भी मिलती हैं, लेकिन नारी मृण मूर्तियां क्या है, ज्यादातर मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक इनका विश्वास रहा होगा, इसीलिए इस तरह की चीजें मिल रही हैं। टेरिकोटा क्या होता है, जो आप इसको लघु मृण मूर्तियां जो है इनको आग में पका के बनाया जाता था स्टूडेंट, है ना। ये देखिए इनकी जो मोहरों के बारे में बता रहे हैं, इसमें आपको कुछ कुछ फोटो में दिख रहा होगा, है ना, एक सिंगी सांड दिख रहा होगा, इस तरह की आकृति, ये सारी हड़प्पा की मोहरें हैं। तो इन सब के ये जो है इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये कुछ ना कुछ प्रकट कर रहे हैं। देखिए कितने इंटेलिजेंट है कि इनकी मोहरों पर, इनके बाट माप की प्रणालियों पर, इन सभी पे ये कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। अगर पढ़ लिया जाता तो सोचिए हमारे पास क्या होता, ज्ञान का पूरा भंडार होता हड़प्पा के बारे में। लेकिन क्या किया जा सकता है, लेकिन आप इसे देख के इतना तो समझा जा सकता है कि उन्हें क्या था, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और वो जानकारियां दे रहे हैं। यानी वहां पे उस समय ये चीजें कॉमन रही होंगी, लोग जान रहे होंगे ना। अब हम बात करें इनका व्यापार। हमने कहा कि कृषि पर तो इन लोग थे ही, लेकिन कृषि के साथ ही ये क्या कर रहे थे, ट्रेड भी इनका बहुत अच्छा था। ये आंतरिक और बाह्य व्यापार से क्या थे, काफी समृद्ध थे हड़प्पावासी। तो हम देखते हैं इनके जीवन में व्यापार का जो महत्व था वो बहुत था स्टूडेंट। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, आप देखिएगा हड़प्पा को उठा लीजिए, मोहनजोदड़ो को उठा लीजिए, या फिर लोथल जो इनका साइट है वहां उसको उठा लीजिए। वहां से आपको बड़े बड़े अन्न के कोठार मिले हैं और बहुत सारी सील मिली है, मृण मुद्राएं मिली हैं, और जिस पर लिपि और मानव आकृति या माप तौल के अस्तित्व से मतलब उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन कोठारों में क्या होते होंगे, अनाज को रिजर्व रखा जाता होगा, उसका ट्रेड किया जाता होगा, इन सीलों के माध्यम से उसे खरीद फरोख्त किया जाता होगा। तो ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो ये इन व्यापार जो है इनके जीवन में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहा है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान किससे होते थे, वस्तु विनिमय के द्वारा होते थे। अब वस्तु विनिमय क्या है, धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, देखिए जैसे कि आप मान लीजिए, आपको मान लीजिए कि आप हड़प्पा में, मैं भी हड़प्पा में हूँ, अभी कोई मुद्राएं नहीं चल रही हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मान लीजिए एक मृदभांड चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है कुछ सामान आपसे खरीदना है, जैसे अनाज लेना है, तो मैं अपना अनाज दे दूंगी, आपसे मृदभांड खरीद लूंगी। यानी सामान का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। वस्तु के द्वारा क्या हो रहा है, विनिमय, यानी कि खरीद फरोख्त हो रहा है। ये यही कल्चर था जो एंशिएंट इंडिया में वस्तु विनिमय के द्वारा ही ज्यादातर व्यापार किए गए हैं स्टूडेंट। स्थलीय व्यापार में हम देखते हैं अफगानिस्तान और ईरान से, और जलीय व्यापार की अगर बात करें तो मकरान के नगरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी यहाँ के व्यापार में। बहरीन द्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं, दिलमुन भी कहते हैं, यह व्यापारिक दोनों देशों के बीच क्या था, बिचौलियों का काम करता था। अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप मकराना के साथ व्यापार करना चाहते हैं ईरान, तो ये जो दिलमुन है इसमें एक बिचौलियों का काम करता था, बिचौलिए का। दिलमुन का उल्लेख जो है साफ सुथरे नगर वाले स्थान के रूप में किया गया है। इसे सूर्योदय का देश व हाथियों का देश भी कहा गया है स्टूडेंट। तो व्यापार में आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से स्थलीय व्यापार ये अफगानिस्तान और ईरान से कर रहे हैं, जलीय व्यापार कहाँ से कर रहे हैं, मकराना के नगरों से कर रहे हैं, जिसमें बहरीन की क्या थी, बहरीन द्वीप की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको मैंने बताया था कि ये सुमेरियाई जो सभ्यता थी उसके समकालीन थी। तो हम देखते हैं सुमेरियाई लेखाओं से हमें पता चलता है कि नगरों के जो व्यापारी थे वो मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो है, ये लोग जब हड़प्पा सुमेरिया के जो लेख हैं उससे पता चलता है कि बार बार मेलुहा मेलुहा कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ये ट्रेड किसके साथ बता रहा है, मेलुहा के व्यापारियों के साथ यह वस्तु विनिमय कर देते हैं। मेलुहा का समीकरण किससे लगाया जाता है, सिंध प्रदेश से किया जाता है। लोथल से फारस की हमें मुद्राएं मिलती है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है, यहाँ से गोदीबाड़ा मिला है स्टूडेंट। और कालीबंगा से बेलनाकार मोहरे जो है हमें मिली हैं, जिससे हमें व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। अब बताइए लोथल में आपको कहाँ, फारस यानी ईरान की मोहरें मिल रही हैं, कालीबंगा में सिंधु सभ्य, वहां से भी हमें कई सारी बेलनाकार मोहरें मिल रही है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ट्रेड हो रहा था। वहां की मोहरें यहाँ क्यों आ रही हैं। फिरोजा, लाजवर्द,
मनी, टीन, सिंधु, इन सभी से मंगाए जाते थे स्टूडेंट। सिंधु और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं में मातृशक्ति की उपासना होती थी और दोनों के निवासी जो है बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभों को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। सैंधव सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसकी विदेशी व्यापार था और सिंध प्रदेश और ईरान के बीच विनिमय की कड़ी जो है व्यापारिक मंडी फारस की खाड़ी में बहरीन द्वीप था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये इनका क्या है? ट्रेड कॉमर्स। आप देख रहे होंगे कि उस समय 3000 ईसा पूर्व के आसपास में, यानी 2500 भी अगर आप ले लीजिए, तो उस समय ये लोग कितना अच्छा ट्रेड वगैरह कर रहे थे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में जो है हम लोग बहुत सारी चीजें जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से भी बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये जो आप नाम देख रहे हैं, हड़प्पन साइट है जिसमें लिखा हुआ स्थल, दूसरा लिखा हुआ है उत्खनन वर्ष, और तीसरा है उत्खनन करता, यानी कि कौन उसका उत्खनन कर रहे थे और उस स्थल की स्थिति कहाँ पर, इसके बारे में। तो आप हड़प्पा के बारे में अगर देखें तो इसका उत्खनन कब हुआ? 1921 में हुआ। किसने किया? दयाराम सहनी ने किया। और ये कहाँ पर स्थित है? मांटीगोमरी जिला, पंजाब में जो है रावी नदी के तट पर जो है यह स्थित है। दूसरा आप देख लीजिए मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई कब होती है? उसके 1 साल बाद होती है, 1922 में। राखल दास बनर्जी करते हैं। सिंध के लरकाना जिला में जो है यह स्थित था, यह भी पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर 1927 में। चाहुंदड़ो, यहाँ से बहुत सारी चीजें, फैक्ट्री एक तरह से थी यहाँ पर, है ना। यह 1931 में जो है इसकी खुदाई जो है MG मजूमदार करते हैं और यह भी सिंध में है। रंगपुर की खुदाई 1953 में। कोट दीजिए जो है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कोट दीजिए 1935 में धुर्रे ने कराई। कालीबंगा जो है 1953 में। एक घोष इससे संबंधित है, यह कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल जो है 1955-63 तक हुआ। SR राव इससे जुड़े हैं और यह कहाँ है? अहमदाबाद में, काठियावाड़ा में। आलमगीरपुर यानी आलमगीर जो है 58 में यशदत्त शर्मा ने किया और ये कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी वाला एरिया है। इसी तरह धौलावीरा जो है, यह देखिए 91 में कौन किया? RS बिष्ट ने किया। यह कहाँ है? कच्छ के रण यानी गुजरात में जो है यह स्थित है। उसी तरह आप देख लीजिए देसलपुर, दामाबाद, ये सारी चीजें आप देख ले सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। कुछ चीजें तो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि आप हड़प्पा का याद रखिए, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथल। तो वैसे तो सभी ज्यादा, मगर कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उसे जरूर याद रखिए कि उसके उत्खनन किसने किया, किस वर्ष किया और ये जो जगह है वो कहाँ लोकेटेड है। अब हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं जानकारी कि हड़प्पा सब जो इनके साइट्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, उसके बारे में है ये हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें, जो इनका सबसे पहले उत्खनन हुआ था स्टूडेंट, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटीगोमरी जिला, रावी नदी के तट पर स्थित है। 21 में दयाराम सहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा क्षेत्र फल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से हमें अन्नागार, श्रमिक आवास, अनाज काटने के वृत्ताकार चबूतरे, ये सभी चीजें हमें मिली हैं स्टूडेंट। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको फाइंडिंग्स दिख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये देखिए, ये कहाँ है? यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और लरकाना जिला में है। यहाँ से हमें स्नानागार मिलता है और साथ ही हमें जो है इस स्नानागार में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर और दक्षिण की ओर 55 मीटर है, चौड़ाई जो है 33 मीटर है। इसके मध्य में क्या है? निर्मित स्नान कुंड की लंबाई चौड़ाई का ये साइज दे रखा है। इसकी खोज 1922 में की थी। किसने की? राखल दास बनर्जी ने की। क्षेत्रफल की अगर हम दृष्टि से बात करें तो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? मोहनजोदड़ो है ना। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है? स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास भी मिला है। अन्नागार जो मिला है मोहनजोदड़ो से, यह यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 45.71 गुने 15.23 मीटर है। मोहनजोदड़ो से एक कुबड़ वाला बैल भी मिला है हमें और यह किस में मिला है? मुहर पर मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चाहुंदड़ो के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो मोहनजोदड़ो है स्टूडेंट, यहाँ से कुछ चीजें और भी मिली हैं,
जैसे कि हम देखते हैं यहाँ से महाविद्यालय भवन मिला है, एक लेडी है जो डांस करते हुए कांसे की मिली है हमें यहाँ से, पुजारी की मूर्ति भी मिली है जो मैंने बताया, जिनको हम लोग पशुपति शिव जी से क्या करते हैं कि मानते हैं कि कहीं उन्हीं की पूजा हो रही हो। और हम देखते हैं अंतिम स्तर पर यहाँ के कुएं से बहुत सारे नर कंकाल मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, गीली कपड़े के साक्ष्य मिले हैं जो कि मिट्टी पर क्या थी, चिपकी हुई थी। तो ये सब चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चाहुंदड़ो जो है यह भी कहाँ है, सिंध प्रांत में है स्टूडेंट, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 31 में एनजी मजुमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ से काजल, लिपस्टिक, इन सभी के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि एक्चुअली यह क्या था स्टूडेंट, यहाँ के लोग जो थे वह कुशल कारीगर थे, जो कि क्या बनाते थे स्टूडेंट, हर तरह की चीजें बनाते थे। ये मनके बनाते थे, सीप बनाते थे, अस्थि बनाते थे, मुद्रा बनाते थे। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं। लोथल की बात करें तो यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में हुई थी, एस आर राव ने की। और लोथल में हमें गोदीबाड़ा यानी डाक यार्ड जो है वो मिला, बंदरगाह मिला है। और यहाँ से हमें अग्निकुंड का अवशेष भी क्या मिला है, प्राप्त हुआ है स्टूडेंट, लोथल से। कालीबंगा या राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में हुई, आलमनंद घोष ने की। यहाँ से प्राक सैंधव यानी कि हड़प्पा से पहले की जो अवस्था है वो हमें मिलती है। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। यहाँ से आयतकार अग्निवेदी के भी साक्ष्य मिले हैं स्टूडेंट हमें। ये यहाँ लिख लीजिए, ये ऊपर चला गया, बनावली, इसे काटिए, ये है बनावली और यह है धौलावीरा। बनावली के बारे में अगर बात करें तो यह कहाँ है, हरियाणा में है स्टूडेंट, हिसार जिले में है, सरस्वती नदी के तट पर है। और इसकी खोज 1974 में SAR बिस्ट ने की थी। यहाँ से हमें हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ की जल निकासी प्रणाली का हम क्या देखते हैं, अभाव देखते हैं, यहाँ पे जल निकास प्रणाली नहीं दिखती है हमें। वहीं धौलावीरा जो है यह गुजरात के कच्छ जिले में है और इसकी खोज 1968 में JP जोशी ने की थी। सैंधव सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो है, स्टेडियम मिला है हमें कहाँ से, धौलावीरा से। और जो है यह जो है वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। धौलावीरा के बारे में बहुत कुछ है वैसे तो। ये जो है इसमें मध्यम शहर हमें दिखता है, एक दो शहरों के बीच में एक मध्यम शहर का भी हमें कॉन्सेप्ट दिखता है स्टूडेंट। तो ये जो है क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि अभी वर्तमान में भारत में स्थित है। अगर कभी मन किया आपको कि हड़प्पा की फाइंडिंग्स देखें तो आप यहाँ जा सकते हैं। अब हम इसकी बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की तरह ही इसका पतन का जो प्रश्न है यह भी एक जटिल समस्या पैदा करता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग जो शहर हैं अलग अलग टाइम पे बस रहे हैं और अलग अलग टाइम पे उनका क्या हो रहा है, वह पतन की तरफ जा रहे हैं। तो एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कोई एक कारण रहा होगा कि बाढ़ आ गया तो सारे शहर खत्म हो गए, भूकंप आ गया तो सारे शहर खत्म हो गए, बाह्य आक्रमण हो गया तो सारे हड़प्पा। क्योंकि आप देख रहे हैं कहाँ, मांडा से लेकर दामाबाद, आलमगीर से लेकर के कहाँ तक आप जा रहे हैं, तो सूतकांगे रोड तक जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा था, तो कोई एक निश्चित कारण नहीं हो सकता, अलग अलग कारणों से जो है इसका पतन हुआ होगा माना जाता है। फिर भी जो हम देखते हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच जो है हमें हड़प्पा कालीन जो बस्तियां, जो नगर हैं, वह हमें अब क्या धीरे धीरे विलुप्त होते हुए दिखने लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं रहा होगा कि इसका जो है ये पतन इसका हो गया। जैसे कि बाह्य आक्रमण भी हो सकते हैं, जो कहते हैं कौन, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि हो सकता है कि बाह्य, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो है आपको बहुत सारे नरकंकाल मिले हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा। कई लोग कहते हैं कि बाढ़ के कारण, जैसे कि जॉन मार्शल मैके और SR राव कहते हैं कि क्योंकि ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ थे, नदियों के आसपास रहते थे, तो यहाँ से बाढ़ आई होगी और ये लोग बाढ़ के कारण जो है इनका सभ्यता खत्म हो गया। कई लोग बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है
ये सभ्यता हमें ख़त्म होती दिखती है, जिसमें ऑरल स्टाइन और एएन घोष शामिल हैं। इसके अलावा जो है कई लोग कहते हैं कि विदेशी व्यापार से जो इन लोग को मुनाफा हो रहा था उसमें क्या हो गया होगा, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो गई होगी, जिसकी वजह से इनका व्यापार जो ख़त्म हुआ। तो क्योंकि ये समृद्ध व्यवस्था जो थी वह व्यापार पर ही थी, तो इसलिए ये सभ्यता भी खत्म हो गई। कोई कहता है कि साधनों का क्या होगा, तीव्रता से उपयोग हो गया होगा, उपभोग हो गया होगा, इसलिए खत्म हो गई। तो कोई कहता है बाढ़ या प्राकृतिक आपदा या प्रशासनिक शिथिलता, यानी प्रशासन जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग का रहा होगा वो फेल हो गया होगा, धीरे धीरे ये सब कोलैप्स हो गया। लेकिन इतना तय है कि कोई एक कारण नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि सिर्फ ये, क्योंकि आप देख रहे हैं अलग अलग शहर हैं, अलग अलग समय पे हैं, अलग अलग उनकी अवस्थाएं हैं, कभी वो परिपक्व दिख रहे हैं, कभी हमें कभी नहीं दिख रहा है। तो इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, हर का अपना अपना एक कारण रहा होगा, है ना। तो ये था हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज आपने जो किया हमारे साथ वो है आर्थिक व्यवस्था, हम लोगों ने जाना हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इसके अलावा उनकी लिपि कैसी थी, उनका जो उनके मुख्य शहर थे उसके बारे में मैंने आपको बताया, और उनके पतन के क्या क्या कारण रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास में विस्तार से डिस्कस कर लिया है। तो कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को क्या करें, आप लोग लगातार फॉलो करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलेंगे। जितना वीडियोस देखिएगा उससे आपको क्या होगा, आपके नॉलेज भी इन्हांस होंगे, और आपके एग्जामिनेशन जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने के बीच में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो क्या करें, जुड़े रहिए इस चैनल पर। ओके, अपना ख्याल रखिए और परेशान नहीं होइए। धन्यवाद।